बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में रिसोर्सेज और वांट्स को डिस्कस करने के बाद और कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने के बाद आज हमने तय किया था कि हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे, इकोनॉमिक्स क्या है। और हमने कहा था कि जनाब ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने अब तक डेवलप की इतने लेक्चर्स के अंदर, उससे हम इस काबिल हुए कि हम इकोनॉमिक्स को समझ सकें। ठीक है जी। तो हम इकोनॉमिक्स को अब तक की नॉलेज की बेस पे समझना चाह रहे हैं। वैसे तो इकोनॉमिक्स जो है उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने क्या किए, प्रोवाइड किए। जो उसमें बुनियादी तौर पे 3 डेफिनेशन जो पाई जाती है इकोनॉमिक्स की किताबों के अंदर, जिनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, वो 3 डेफिनेशंस 3 मुख्तलिफ लोगों ने दी हैं। जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो दी है वो किसने दी है? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ पढ़ा आप में से किसी ने? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यानी इकोनॉमिक्स के मसले पर सबसे पहले बहस या बात इन्होंने शुरू की। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को बाकायदा सब्जेक्ट के तौर पे पेश किया। इनकी किताब है वेल्थ ऑफ नेशंस। उस किताब में इन्होंने अपनी थ्योरीज क्या की हैं, पेश की। तो एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने अपनी एक इकोनॉमिक की डेफिनेशन दी है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे मार्शल आते हैं, एल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स आते हैं। लायनल मैसी तो सुना होगा आपने। लियोनल जो है वो रॉबिन्स की बात कर लें तो प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स। तो नंबर थर्ड पर प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन है। तो बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात, आसान लफ्जों में, इकोनॉमिक्स जो है फिरकों में बटी हुई है। फिरकों, इकोनॉमिक्स के भी फिरके हैं। इन फिरकों को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में या जनरल अंग्रेजी में कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है। तो हर किसी का अपना अपना नजरिया है। मैं चाहूंगा कि आप इन 3 लोगों की डेफिनेशंस को स्टडी टेक्स्ट से पढ़ें कि ये लोग क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। लेकिन अभी हम चाहते हैं हम इकोनॉमिक्स की एक कंक्लूसिव डेफिनेशन दें। कंक्लूसिव से मुराद यानी कि जो कुछ भी हमने सीखा उसकी बुनियाद, और हमारी जो डेफिनेशन है वो आप बढ़ के बताइएगा वो डेफिनेशन जो है वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स से मैच करती है। ठीक है। तो हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं, हम एक आसान बात रखना चाह रहे हैं जिससे हमारा माइंड सेट डेवलप हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं यार, हमें आखिर इकोनॉमिक्स पढ़ के हासिल क्या होना है, हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं इस चीज को यार। ठीक है। नाउ लिखने जा रहा हूं नंबर 1। इकोनॉमिक्स इज अ social science that studies how to allocate scarce resources which have
alternative uses. Economics is a social science that studies how to allocate scarce resources which have alternative uses. In such a manner that maximum goods are produced and maximum wants are satisfied. हाँ जी, बिल्कुल बेटा, ये बात पेपर क्लियर करना है, तो इसमें क्या ताल्लुक पेपर ना क्लियर होने का? जी बात क्या कह रहे हैं बात? ये बात पेपर क्लियर करना है का मतलब क्या है? ये बात को टेंशन होती नहीं है बेटा हासिल, ये बात को टेंशन ही नहीं है, ये सबसे बड़ी टेंशन है। ओके जी, तो पढ़ना शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। हाँ भाई, क्या मतलब? इकोनॉमिक्स को क्या बोल रहे हैं सबसे पहले बेटा? रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस, what is social science? What do you mean by social science? क्या कहते हैं? सोशल साइंस क्यों बोल रहे हैं? साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वेरी गुड, जबरदस्त। यानी इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोलने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स का ताल्लुक इंसान की जिंदगी से है, इंसानों से है, जहां इंसान बसते हैं वहां से है, सोसाइटी से है। अब एक काम ये कीजिए, आपने एक टर्म यूज कर ली। अब इकोनॉमिक्स का मामला यह है कि जब आप इकोनॉमिक्स में एक बात डिफाइन करते हुए कोई टर्म यूज कर लें, फिर उस बात को भी डिफाइन करना होता है। तो नीचे आप खुद अलग से हेडिंग लगाएं। ये डेफिनेशन आपने लिख ली अपने पास, इस डेफिनेशन के नीचे आप हेडिंग लगाएं, ठीक है? और इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। क्या लगाई हेडिंग आपने? यहाँ पर यहाँ हेडिंग लगाई आपने किस नाम से? सोशल साइंस। मैं लिखवा रहा हूं सोशल साइंस क्या होती है। ये अब आप डिक्टेट कर लें, जरा टाइप कर लें अपने पास, या लिख लें, जिस तरह भी समझ में आता है। सोशल साइंस is a discipline of knowledge. Social science is a discipline of knowledge. Social science is a discipline of knowledge that studies any aspect of human life. Social science is a discipline of knowledge that studies any aspect of human life. Social science is a discipline of knowledge that studies any aspect of human life. क्या लिख लिया आप लोगों ने? Social science is a discipline of knowledge that studies any aspect of human life. Social science
हर उस सब्जेक्ट को कहा जाएगा जिसमें इंसान की जिंदगी का कोई पहलू, कोई एस्पेक्ट, कोई हिस्सा स्टडी किया जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का ताल्लुक इंसान की जिंदगी से है, इंसान की जिंदगी के एक मकसूद हिस्से से। कौन से हिस्से से? दैट स्टडीज हाउ टू एलोकेट scarce resources. The humans are facing the basic economic problem, the fundamental economic problem. What is the fundamental economic problem? इंसान का इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा मसला क्या बताया गया? स्कैर्सिटी, कि उसके रिसोर्सेज जो है वो क्या है? महदूद। इन्फ्लेशन नहीं बताया। देखो महंगाई कितनी बढ़ जाए, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन्फ्लेशन नहीं। रिसोर्सेस कुछ लोगों को महंगाई बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। So that studies how to allocate scarce resources. The fundamental problem is what? Scarcity of resources, which have alternative uses. अब ये कल कहा था, ये आज समझाना है अब आपको। Which have alternative uses in such a manner that maximum goods are produced and maximum wants are satisfied. क्या मतलब? इकोनॉमिक्स हमें ये सिखा रही है कि इकोनॉमिक्स में हम ये सीख रहे हैं कि हम कम से कम वसाइल में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा वांट्स किस तरह पूरी कर सकते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इस चीज को सीखने का नाम है कि कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट्स किस तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं। इस चीज को समझने और पढ़ने का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। तो फिर बोलूं, क्या रिसोर्सेज स्कैर्स हैं? यस, बिल्कुल स्कैर्स है। तो जब रिसोर्सेज स्कैर्स है तो मैं अपनी तमाम वांट्स पूरी नहीं कर सकता। यस, जब मैं अपनी तमाम वांट्स पूरी नहीं कर सकता तो मुझे अपनी वांट्स को क्या करना है? सोचना है कि कौन सी वांट पूरी करनी है और कौन सी पूरी नहीं करनी। जवाब दें। तो दैट स्टडीज हाउ टू एलोकेट स्कैर्स रिसोर्सेज व्हिच हैव, लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनके इस्तेमाल कई हैं, मतलब उनके यूजेस ज्यादा है। तो अब मैं इस जुमले को तफसील से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। Economics is a social science that studies how to allocate scarce resources which have alternative uses. अब मैं आपको alternative uses का मायना समझा रहा हूं बेटा। अब मैं आपको alternative uses का मायना समझा रहा हूं। समझाऊं? सुन रहे हैं सब लोग? अच्छा जी, एक सवाल का जवाब देंगे सब लोग। अब मैं इस पूरी डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू कवर करने जा रहा हूं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये बताइए, कभी घर पर आपने मक्खन, असली मक्खन बनते हुए देखा है? असली मक्खन बनते हुए देखा? अच्छा, मक्खन जब निकल आता है ऊपर तो नीचे पानी बच जाता है। उस पानी को हम क्या बोलते हैं? लस्सी, छाछ, ऐसा ही है। क्या करते हैं उस लस्सी का? फेंक देते हैं। मक्खन बना के फेंक देते हैं। क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं उस लस्सी का? पीते भी हैं। अच्छा, पीने के अलावा क्या करते हैं? पीने के अलावा कुछ और करते हैं? किस चीज में यूज होता है? पीने के अलावा क्या करते हैं? हाँ जी, कड़ी बनाने में इस्तेमाल होता है। बेहतरीन। घी तो मक्खन से बनेगा। बात बेटा, तुम पानी से मक्खन बना रहे हो, पानी से घी बना रहे हो। हाँ जी, क्या कड़ी नहीं बनाते? तो ये क्या है? ये घर की खवातीन जो ये काम कर रही हैं उनको तो इकोनॉमिक्स आती है भाई। इसका मतलब ये हुआ रिसोर्स एक था जिससे उन्होंने मक्खन बनाया, लेकिन जो मक्खन बनाने के बाद
जो मक्खन बनाने के बाद जो पानी बच गया, उस पानी को भी जाया नहीं होने दिया, उससे भी कुछ बना लिया। तो रिसोर्स तो एक था, लेकिन उसके इस्तेमाल कई थे, उसके यूजेस एक से ज्यादा थे। तो अब क्या हुआ, मक्खन भी बना, कड़ी भी बन गई यार। That studies how to allocate scarce resources which have alternative uses in such a manner that maximum goods are produced and maximum wants are satisfied. क्या ख्याल है? तो ये तो हो गई घरेलू एग्जाम्पल, ये तो हो गई घरेलू एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल साइड पे चलते हैं। अच्छा, घरेलू एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल साइड पे चलते हैं। आलू छीलने और काटने का तजर्बा किसी को, धोने का तजर्बा किसी को, आलू छीलने और धोने का तजर्बा किसी को? शर्माइएगा मत, अगर है तो बता दीजिएगा। आलू छीला हो, धोया हो, तो जिस पानी के अंदर आलू को आप क्या करते हैं, भिगोने के लिए छोड़ देते हैं, उस पानी का कलर थोड़ा सा चेंज आता है, उस पानी में थोड़ी तब्दीली वाकई हो जाती है, होती है कि नहीं होती? उस पानी में चिकनाहट आ जाती है। यस, सही, ऐसा है, सही बोल रहा हूं? ऐसे ही ये तो आपके घर में चंद आलू कटते हैं और बन जाते हैं, कभी फ्रेंच फ्राइज बन गए, या घर के सालन में आलू इस्तेमाल कर लिया आपने। घर वाले तो आमतौर पे इस पानी को फेंक देते हैं। जरा सोचिए, जो कंपनी लेज है, लेज, लेस कंपनी के पास कितने आलू कटते होंगे, कितने आलू धुलते होंगे, और ऐसा कितना पानी जमा होता होगा? जवाब दीजिए। क्या लेस कंपनी के पास इतने बड़े पैमाने पे जो ये पानी धुल रहा है, जो पानी जमा हो रहा है, क्या लेस कंपनी उस पानी को फेंक देती है? नहीं बेटा, लेस कंपनी उस पानी को नहीं फेंकती, बल्कि वो पानी बेच देती। जानते हैं पानी कहाँ इस्तेमाल होता है? ये पानी इस्तेमाल होता है पेपर मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लू मैन्युफैक्चरिंग। इस पानी का यूज है, ये ग्लू और पेपर बनाने में काम आता है। तो दुनिया में कोई भी चीज वेस्ट नहीं है बेटा, दुनिया में कोई भी चीज वेस्ट नहीं। तो जरा आप अल्फाजों पे गौर कीजिए। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ टू एलोकेट scarce resources which have alternative uses in such a manner that maximum goods are produced and maximum wants are satisfied। हमने अपने रिसोर्सेस को इस तरह इस्तेमाल करना है जिनके इस्तेमाल एक से ज्यादा हैं, ताकि कम रिसोर्सेज में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा वांट्स क्या हो सके, पूरी हो सके। समझ में आती है बात? और एग्जांपल्स लें। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, और एग्जांपल शायद आपके लिए प्रैक्टिकल। कभी गन्ने का जूस पिया आपने? तो वो जो गन्ने की मशीन के ऊपर गन्ना इस्तेमाल हो रहा होता है, आखिर में वो जूस निकल निकल के क्या होता है, कचरा बन जाता है, छिलका बच जाता है। जवाब दें। एक गन्ने की मशीन वाला उस छिलके को जमा कर रहा होता है अपने पास, जमा कर रहा होता है। लेकिन सोचें, अगर एक शुगर मिल है, अगर एक शुगर मिल है, तो उसके पास ऐसा कितना कचरा होगा, कितना कचरा होगा ऐसा? तो कुछ भी लॉस नहीं है बेटा।
ये छिलका जो इस्तेमाल होता है, ये चिप बोर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। चिप बोर्ड होता है ना, अल्कोहल भी बनता है बेटा, पता है इस बात का। बिल्कुल सही कहा। अमान को तो भाई, अमान तो बहुत पहुंचा हुआ बंदा है। मतलब मुख्तलिफ काम हो सकते हैं, लेकिन मैं बुनियादी काम बता रहा हूं आपको। इस छिलके का क्या बन गया? चिप बोर्ड बन गया। अब आपके सामने बात आ गई। ये बताइए, आम का सीजन आने वाला है, चिप बोर्ड, बिल्कुल चिप बोर्ड, जो फर्नीचर आजकल इससे बनता है, चिप बोर्ड से बनता है ना फर्नीचर। आजकल लकड़ी का फर्नीचर तो नहीं बनता, उसमें लकड़ी का चूरा और क्या कहते हैं, और ये इसका गन्ने का छिलका मिक्स करके वो बोर्ड बनाते हैं। शीट जो आती है, शीट जो कहते हैं, लासानी की शीट और फलां की शीट, सुना होगा आप। अच्छा जी, ये बताइए, ये बताइए हुसैन बेटा, घरेलू हालात मत दिखाएं, कैमरा ऑफ कीजिए। ये बताइए, आम का सीजन आने वाला है। यार मुझे समझ नहीं थी कैमरा गलती से कैसे खुलता है। अच्छा, ये बताइए, आम का सीजन आने वाला है, तो आम खाएंगे आप लोग? आम खाएंगे आप लोग? जरूर खाएंगे। गुठली का क्या करेंगे? गुठली का, गुठली का क्या करेंगे? आम की गुठली का क्या करेंगे? जमा करेंगे, फेंक देंगे? भाई उस, वो भी चूसेंगे? अरे भाई, तो यार किसी पॉइंट पे तो छोड़ दोगे ना उसको। हाँ बेटा, क्या करेंगे गुठली का? फेंक देंगे गुठली? अच्छा जी, अगर मैं बोलूं कि अगर आप मुझे गुठलियों का एक ट्रक जमा करके दें, तो उस ट्रक की कीमत 1 लाख रुपए। आम की गुठलियों के एक ट्रक की कीमत 1 लाख रुपए। और ये 1 लाख रुपए कीमत जो है, ये 4-5 साल पुरानी कीमत है। अभी तो ये 2 लाख रुपए तक पहुंच चुकी होगी। तो अगर आप आम की गुठलियां जमा कर लें, एक ट्रक, एक ट्रक में कितनी गुठलियां आती होंगी समझ लें जरा। तो अगर आम की गुठलियां अगर आप जमा करें, तो एक ट्रक उसका 1.5 से 2 लाख तक बिक जाना चाहिए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? गुठलियां फेंक देंगे? अब जमा करें? अच्छा, अब खरीद कौन रहा है? किस काम आ रही है गुठलियां? कौन खरीद रहा है? हर घर से जमा कर लेंगे। अच्छा, खरीद कौन रहा है? खरीद रहा है, भट्टी समझते हैं? भट्टी, आग की जो भट्टी होती है, तो भट्टी में आग जलाने के लिए आपको वुड चाहिए होता है, लकड़ी चाहिए होती है। तो लकड़ी के बदले इस्तेमाल करते हैं इसको, आम की गुठली को, भट्टी जलाने के लिए। तो ये बहुत सस्ती पड़ती है। आम की गुठली, समझे बात को? और एग्जाम्पल्स, लकड़ी महंगी है, दरख्त महंगा है, दरख्त काटेंगे तो क्या होगा? इन्वायरमेंटल मसले मसाइल हैं बहुत सारे। दरख्त इतने कट चुके हैं पहले ही हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर तो लोगों ने बारिशों के नाम पर वो करंट लगने की बिना पर दरख्त काट दिए। क्या कहते हैं, पूरे क्या कहते हैं, ठंडी सड़क के ऊपर दरख्त काट दिए गए। इतने बड़े बड़े, कहाँ गए वो सारी लकड़ी? पता नहीं कहाँ चली गई होगी। बड़े बड़े पुराने पुराने दरख्त काट दिए इन लोगों ने।
जी बेटा। उसके बाद और एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स, चले और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा जी, जापान में तजर्बाती तौर पर एक रोड बनाया गया। ये बताइए कि जब गाड़ी रोड पे चलती है, जब गाड़ी रोड पे चलती है, तो यार अब तक क्या दे रहा हूँ, बिजनेस आइडिया नहीं दे रहा, कड़ी वाली एग्जाम के अलावा सारे बिजनेस आइडिया थे बेटा। जब गाड़ी रोड पे चलती है तो गाड़ी के चलने से जो फ्रिक्शन होती है, टायर की जो फ्रिक्शन होती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाँ, हीट प्रोड्यूस होती है। ओके। उस हीट को प्रिजर्व करके, स्टोर करके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जापान में तजर्बाती तौर पर एक रोड बनाया गया। उस रोड से जब गाड़ी गुजरती थी तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो स्टोर हो रही है, और वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। यानी गाड़ी गुजर रही है एक रोड से, तो गाड़ी में क्या इस्तेमाल हुआ है, पेट्रोल इस्तेमाल हुआ। ठीक है, गाड़ी में क्या इस्तेमाल हुआ है, पेट्रोल इस्तेमाल हुआ, और पेट्रोल से गाड़ी तो चल रही है, लेकिन एक पेट्रोल जो है वो गाड़ी भी चला रहा है, एक पेट्रोल जो है गाड़ी भी चला रहा है, और वही एक पेट्रोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर रहा है। तो रिसोर्स तो एक ही था, लेकिन एक वक्त में एक से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे ही आजकल के दिनों में तो ये अलग बात है, मैंने क्या बोला, तजर्बाती तौर पे। तजर्बा का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो उस पर फुली डिपेंडेंट थोड़ी है बेटा। उसके बाद पाकिस्तान में ऐसा एक पौधा उगाया गया पंजाब की तरफ, यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसका ऑयल जो था ना, ऑयल, वो डीजल का रिप्लेसमेंट था, डीजल का रिप्लेसमेंट। ऐसी चीजें बनाई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर ही बहुत तजर्बात होते हैं, हमारे सामने नहीं आते। पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब, नाम सुना है कभी आप? पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब, सुना है नाम आप लोगों ने? अच्छा जी, ये हमारा जो थरकोल प्रोजेक्ट है, थरकोल, एक बहुत बड़ा जो है जखीरा है। किसका? कोल का। लेकिन इसके बारे में एक बात कही जाती है कि यार ये जो कोल है ये सख्त है, इसको निकालना मुश्किल है। तो डॉक्टर समर मुबारक मंद ने एक आइडिया दिया था। अब वो आइडिया फिजिबल था या नहीं था, मुझे इससे बहस नहीं है, मैं खाली अपने टॉपिक में उस आइडिया को डिस्कस कर रहा हूँ। वो आइडिया कामयाब होगा या नहीं होगा अलग बात है। तो उनका, डॉक्टर समर मुबारक मंद का ये कहना था कि हम एक काम करते हैं कि हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट नहीं करते, हम क्या कहते हैं, सॉरी, कोल को हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते, हम निकालते नहीं है, हम कोल को जमीन में जला देंगे, और कोल को जमीन में जलाकर हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। तो कोल को जमीन में जलाया, यार वो उनकी टेक्नोलॉजी है बेटा। कोल को जमीन में जलाया, एनर्जी प्रोड्यूस की, उसके बाद उन्होंने कहा जो इस कोयले को जलने से धुआं निकलेगा, धुआं, उस धुएं को हम बाद में डीजल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक तरफ कोल जला, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, दूसरी तरफ धुएं को कन्वर्ट कर दिया किसमें, डीजल में।
मैंने बोला ये फिजिबल है या नहीं, अलग बहस है। मैंने बतौर एग्जाम्पल लिया, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको खाली एक एग्जाम्पल कोट की है कि ये जो हम सारी बातें पढ़ रहे हैं, इन सारी मिसालों से हम क्या निकाल सकते हैं, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। कि सब जगह इकोनॉमिक्स अप्लाई हो रही है भाई। हर किसी की ख्वाहिश या हर किसी की कोशिश ये है कि वो कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा वांट्स क्या कर सके, पूरी कर सके। अब ये सारी एग्जाम्पल मद्देनजर रखते हुए जरा आप इस डेफिनेशन को समझें। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ टू एलोकेट, इस्तेमाल कैसे करें किसको, स्कैर्स रिसोर्सेज को, which have alternative uses, जिनके इस्तेमाल कई हैं, in such a manner that, इस तरह इस्तेमाल करें, maximum goods are produced and maximum wants are satisfied। अपने रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करें कि कम से कम रिसोर्सेज में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा वांट्स पूरी हो सकें, ज्यादा से ज्यादा वांट्स या ज्यादा से ज्यादा गुड्स क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके। तो अगर आप ये सब कुछ सीख रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। जवाब दीजिए बेटा, क्या आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ में आती है? बोलिए। ठीक है जी, कोई डिफिकल्टी हो यहाँ तक तो बताइए। तो मैंने एक कंक्लूसिव डेफिनेशन आपके सामने रखी है, आसान, जो आपको समझ में आए। किताबी बातें होती रहेंगी आपसे, लेकिन पहले जो है ये वाली बातें आपसे हो जाए। इसके बाद ना, अब इसके बाद क्या है, हाउ टू अचीव मैक्सिमम। ये इंसान जो है, अब सवाल क्या है, इंसान मैक्सिमम कैसे, हाउ टू अचीव मैक्सिमम, इंसान मैक्सिमम कैसे अचीव कर सकता है। हाउ टू अचीव मैक्सिमम, इंसान मैक्सिमम कैसे अचीव कर सकता है। अब सही है, आवाज सही है। हाउ टू अचीव मैक्सिमम, इंसान मैक्सिमम अचीव कैसे कर सकता है। हाउ टू गो फॉर मैक्सिमम, तो उसके लिए आप नीचे लगाएंगे हेडिंग। क्या लगाएंगे हेडिंग? सोशल साइंस के बाद बाय बल्कि हेडिंग लगाएं आप इस चीज की, रैशनल बिहेवियर। क्या लगाई हेडिंग आपने? रैशनल बिहेवियर। रैशनल बिहेवियर लगाई हेडिंग, रैशनल बिहेवियर लगाई हेडिंग, रैशनल बिहेवियर की। लिखिए, इसमें लिखिए, बाय बिहेविंग रैशनली, by behaving rationally, by behaving rationally, by behaving rationally, we can achieve maximum. By behaving rationally, we can achieve maximum. By behaving rationally, we can achieve maximum. रैशनली बिहेव करके हम मैक्सिमम की तरफ जा सकते हैं। तो सर आपने ये तो बोल दिया, बाय बिहेविंग रैशनली वी कैन अचीव मैक्सिमम। नाउ हाउ टू बिहेव रैशनली?
हाउ टू बिहेव रैशनली। तो ये रैशनल बिहेवियर है क्या? बाय बिहेविंग रैशनली वी कैन अचीव मैक्सिमम। नाउ हाउ टू बिहेव रैशनली, तो मैक्सिमम के बाद फुल स्टॉप लगाएं और लिखें आगे, वी कैन बिहेव रैशनली, वी कैन बिहेव रैशनली, बाय बिहेविंग रैशनली वी कैन अचीव मैक्सिमम लिखा आपने, इसके बाद फुल स्टॉप लगाइएगा, उसके बाद लिखिएगा वी कैन बिहेव रैशनली, वी कैन बिहेव रैशनली बाय प्रेफरिंग मोर टू लेस, बाय प्रेफरिंग मोर टू लेस। हम रैशनली बिहेव कैसे करेंगे? हमेशा ज्यादा को तरजीह देकर, किसके मुकाबले में? कम के मुकाबले। बाय बिहेविंग रैशनली we can achieve maximum, full stop. We can behave rationally by preferring more to less. लिखा सब लोगों ने यहां तक बेटा? We can behave rationally by preferring more to less. जवाब दीजिए, लिखा यहां तक सब लोगों ने? क्या मतलब? रैशनल बिहेवियर का मतलब क्या है? हम ज्यादा को तरजीह दें कम के मुकाबले में। ये क्या मतलब इस बात? आप बताइए, आप चीजें खरीदते, सबसे आसान एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे आसान एग्जांपल, फिर एग्जांपल आगे लेके जाऊंगा। ये बताइए, आप चीजें खरीदते वक्त बार्गेनिंग नहीं करते क्या? डिस्काउंट्स नहीं मांगते क्या? क्यों मांगते हैं? अगर एक चीज मिल रही है 100 रुपए की, तो आप उसको 50 रुपए क्यों खरीदना चाहते हैं? ताकि जो 50 रुपए बचे उससे कुछ और खरीद सके ना। आप चाहते हैं कि आपकी जेब में पैसे जितने हैं उससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद सकें। आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो यू आर बिहेविंग रैशनली, यस और नो? अगर आप वहां से चीजें खरीदते हैं जहां पे चीजें डिस्काउंटेड मिलती हैं, यू आर बिहेविंग रैशनली, यस और नो? ताकि आपके कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या हो आपके हाथ में, आपकी ज्यादा में ज्यादा वांट्स क्या हो सके, पूरी हो सके। जवाब दीजिए, ऐसा है? अच्छा अच्छा, अब रैशनल का मतलब ये नहीं कि लो क्वालिटी परचेस कर लिया। रैशनल का बिहेवियर ये है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज भी नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ इनकम। अगर आपका लेवल ऑफ इनकम जो है वो बहुत कम है तो फिर आप क्वालिटी कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन अगर आपका लेवल ऑफ इनकम अच्छा खासा है तो फिर आप क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो क्वालिटी कंप्रोमाइज करना जो है वो रैशनल बिहेवियर नहीं है, हालात के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ क्वालिटी कंप्रोमाइज करना रैशनल बिहेवियर है और कहाँ क्वालिटी कंप्रोमाइज करना रैशनल बिहेवियर नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ इनकम, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मार्केट से गले सड़े फ्रूट खरीद लेते हैं, they are compromising quality. Are they behaving rationally? जवाब दीजिए। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो क्वालिटी कंप्रोमाइज कर लेते हैं यार, दे आर बिहेविंग रैशनली। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम इतनी कम है कि उनकी मजबूरी है कि भाई कुछ तो खाने को मिल जाए, फ्रूट इसी तरह मैसर आ जाए, तो वो अपनी इनकम के लिहाज से वो ऐसे फ्रूट परचेज कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग रैशनली। लेकिन जिस बंदे की आमदनी ज्यादा है वो क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर जिसकी इनकम ज्यादा है वो ऐसे गले सड़े सड़े फ्रूट खरीदता है सस्ते प्राइस के अंदर, तो ही इज नॉट बिहेविंग रैशनली, क्योंकि वो क्वालिटी कंप्रोमाइज कर रहा है इनकम होने के बावजूद। तो इट मींस दैट क्वालिटी कंप्रोमाइज पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। क्या ये बात समझ में आती है आप लोग? जवाब दें। चलें, अब इसको कंक्लूड करता हूं मैं। रैशनल बिहेवियर की आखिरी एग्जांपल दे रहा हूं, और वो आखिरी एग्जांपल क्या, सुनिएगा सब लोग। टीवी पे एक एड चला, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो देखते होंगे ना आप लोग। लास्ट लाइन कौन सी? लास्ट लाइन
लास्ट लाइन ये थी कि भाई जिसकी इनकम नहीं है, गरीब आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता फ्रूट खाना, वो अगर सस्ते फ्रूट ले लेता है क्वालिटी कंप्रोमाइज करके तो उसके लिए तो रैशनल बिहेवियर है। लेकिन एक अमीर शख्स है, वो कंजूसी करता है, वो गले सड़े फ्रूट खरीद लेता है सिर्फ पैसे बचाने के लिए, तो ये क्वालिटी कंप्रोमाइज जो है वो उसके लिए रैशनल बिहेवियर नहीं है। तो क्वालिटी कंप्रोमाइज जो है वो रैशनल बिहेवियर है या नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन हिज लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, अब मैं आखिरी एग्जांपल देने जा रहा हूं रैशनल बिहेवियर पर, जिससे ये बात हमारी क्लोज हो जाएगी इंशाल्लाह। मैंने क्या बोला, टीवी पे ऐड देखते हैं बेटा, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टेलीविजन पर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बीच में एडवर्टाइजमेंट चलती है, कुछ एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट भी करती हैं, वरना तो आप आमतौर पे चैनल चेंज करते हैं, लेकिन मे बी कुछ एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो अट्रैक्ट करती हो आपको एडवर्टाइजमेंट। क्या ख्याल है? ऐसे ही अच्छा जी, ये क्या है भाई, 2,23,190? हाँ भाई हुसैन, ये क्या है 2,23,190 क्या है? अच्छा, उर्दू में पढ़ूं? उर्दू में कैसे पढ़ूं हुसैन? कोई असर हुआ कि नहीं हुआ तुम पर इस चीज का? अच्छा, 22,31,90 पढ़ो। अच्छा अच्छा, हुसैन कोई फर्क तो नहीं पड़ा यार। मतलब खाली एडवर्टाइजमेंट देख रहे? अच्छा अच्छा भाई, वापस आए, बात कहीं और निकल जाएगी। अच्छा जी, ओके, प्लीज तवज्जो से सुनिएगा बात को। अब क्या है जनाब, टीवी पे एक ऐड चला टैंक का। टैंक, टैंक के तो बहुत ऐड चलते हैं, लेकिन पता नहीं 4-5 साल पहले वो ऐड चला होगा या उससे भी पुराना होगा, पता नहीं आपकी नजरों से गुजरा कि नहीं गुजरा। गुजरा तो होगा शायद, कुछ तो याद आपको आएगा। तो वो ऐड क्या था टैंक का, कि एक घर है, उसकी बैल बजती है, घर के अंदर एक खातून और उनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और बेटी। बैल बजती है, वो दरवाजा खोलते हैं, मेहमान अंदर आते हैं। तो टीवी पे ऐसा दिखाया, पहले एक आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह करते करते लाइन से 20 लोगों को घर में एंटर होते हुए दिखाया। ठीक है भाई, घर पे मेहमान आ गए, अब अम्मा परेशान हो गई, मेहमान आ गए, बच्चों को बोला कुछ ले आओ मेहमानों के लिए। अब अम्मा का कमाल ये है कि मेहमान 20 आए, और मंजर ये दिखाते हैं उसके अंदर कि अम्मा ने निकाले अपने हैंड बैग में से 100 रुपए और बच्चों को दिए और बोला मेहमानों के लिए कुछ लेकर आ जाओ। अब अगला मंजर जो होता है वो मार्ट का होता है, मार्ट का मतलब बच्चों को कहाँ दिखाते हैं, मार्ट में। अब मार्ट में बच्चों को एक शेल्फ की तरफ दिखाते हैं कि बच्चे एक शेल्फ की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे पेप्सी रखी हुई है 100 रुपए की। बच्चा पेप्सी देख के सोचता है कि यार पेप्सी है 1.5 लीटर, मेहमान घर पे आए 20, 1.5 लीटर में मुश्किल से 6 गिलास बनते हैं, कितनी बर्फ डालेंगे, कितनी बर्फ डालेंगे, 20 लोगों को कैसे सर्व करेंगे। लेकिन शेल्फ में अपोजिट साइड पर टैंक के 20-20 रुपए वाले साशे रखे होते हैं, और वो बच्चे क्या करते हैं, 20-20 रुपए वाले मुख्तलिफ फ्लेवर्स के 5 साशे ले आते हैं घर पर 100 रुपए के अंदर, और उन 5 साशे से 20 ग्लास टैंक बन जाता है और वो सबको सर्व हो जाता है। तो मेरा मतलब कहने का क्या था बेटा, इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर क्या समझ आया, जवाब दीजिए। इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर या सुनकर हमें क्या समझ में आया, जवाब दीजिए। जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से? बेटा
बेटा जवाब ये मिला कि बच्चे रैशनली बिहेव कर गए, अम्मा इरेशनली बिहेव कर गई। बच्चों की अम्मा को इकोनॉमिक्स नहीं आती, बच्चों को इकोनॉमिक्स आती है। बच्चों का बिहेवियर रैशनल था। रैशनल क्या था? दे हैव प्रेफर्ड मोर टू लेस। बच्चों ने कहा कि 100 रुपए के अंदर जब 100 रुपए के अंदर 5 टैंक के साशे आ जाएंगे और वो 100 रुपए के अंदर तमाम मेहमानों को पूरे पड़ जाएंगे, तो हम क्यों पेप्सी लें? पेप्सी 100 रुपए के अंदर कम क्वांटिटी में आ रही है और टैंग 100 रुपए के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है। तो 100 रुपए के अंदर हमने प्रेफर किया किसको? मोर को, ज्यादा को प्रेफर किया किसके मुकाबले में? कम के मुकाबले में। यही तो रैशनल बिहेवियर है। दे हैव प्रेफर्ड मोर टू लेस। क्या ख्याल? जवाब दें। क्या ये बच्चों का बिहेवियर रैशनल बिहेवियर नहीं था उस सिचुएशन के अंदर कि उनके पास जेब में सिर्फ 100 रुपए थे और 100 रुपए के अंदर वो तमाम मेहमानों के लिए इंतजाम नहीं कर सकते? जवाब देंगे। बाय बिहेविंग रैशनली। हाउ टू बिहेव रैशनली? बाय प्रेफरिंग मोर टू लेस। हमेशा ज्यादा को तरजीह देना किसके मुकाबले में? कम के मुकाबले। ठीक है जी, कोई मसला यहां तक? तो ये आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। वन वर्ड फॉर इकोनॉमिक्स, कंक्लूसिव। वन वर्ड ये है कि इकोनॉमिक्स हमें रिसोर्सेज की मैनेजमेंट सिखाती है। हाउ टू मैनेज योर रिसोर्सेज। तो अगर कोई शॉर्ट डेफिनेशन पूछे इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या हासिल हुआ, तो इकोनॉमिक्स पढ़ के हमने अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखा। समझे बात? या उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह इसको कल की क्लास में हम क्या कर लेंगे? कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी डिस्कशन हम करेंगे कल की क्लास के। ठीक है जी। अब मेरा टॉपिक होगा स्टडी टेक्स्ट से। स्टडी टेक्स्ट में एक टॉपिक है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां से मैं पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो अगर हो सके तो आप देखिए कहां से, स्टडी टेक्स्ट से उसको पढ़िए। यार किताब खोलो, खुद ही मिल जाएगा शुरू वाले चैप्टर में। ठीक है बेटा? तो इंशाल्लाह यहां तक आज स्टॉप करेंगे, बाकी बात अगली क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।